नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। इंडिया न्यूज पर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के तमाम विशेष खबरों के साथ। आपको बता दें कि गाजीपुर में दीपावली मेले का शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री संगीता बलवंत ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस दौरान सहकारिता राज्य मंत्री संगीता बलवंत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित दीपावली महोत्सव मेला के इस ऐतिहासिक अवसर पर रामलीला मैदान लंका में सुनियोजित ढंग से मेले का सफल आयोजन किया गया। इस मेले का मुख्य उद्देश्य समाज के ऐसे गरीब व्यक्ति जो कि रेहड़ी पटरी एवं फुटपाथ पर अपना जीवन यापन करने के लिए दुकान लगाते हैं, उनके आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार के निर्देश पर पहली बार इस तरह का आयोजन जनपद के समस्त नगर पालिका और पंचायत क्षेत्रों के चयनित स्थानों पर किया गया है। पूरे प्रदेश में नगर निगम और नगर पालिका में विकास दीपोत्सव की शुरुआत हुई। इटावा के जसवंत नगर में भी जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने दीपोत्सव मेला का आयोजन की शुरुआत की। इस मौके पर बात की हमारे संवाददाता अमित मिश्रा ने जिलाधिकारी से। आप भी सुनिए इस दौरान बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा। विकास दीपोत्सव पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है। जिस तरह से सरकार ने इस बार ये तय किया है कि जो ये फेस्टिवल पर्व है उस पर जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे आ सके, छोटे छोटे व्यापार कर सके, तो उसको लेकर इटावा के जसवंत नगर की नगर पालिका ने भी एक यहाँ पर जो दीपोत्सव मेला का आयोजन किया है। मेरे साथ इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह है। मैं इनसे जानता हूँ कि मैडम, जो इटावा में जसवंत नगर, भरतना और इटावा तीनों नगर पालिकाएं कर रही हैं, किस तरह का प्लानिंग है और आगे किस तरह से लोगों को ज्यादा बढ़ाने को लेकर कार्यक्रम किए जा रहे हैं? ये दिवाली के शुभ अवसर के पहले एक सप्ताह ये दीपोत्सव मेला है जो तीनों हमारी नगर पालिकाओं, इटावा ज़िले की तीनों नगर पालिकाओं में आयोजित हो रहा है। तीनों का ही आज उद्घाटन हो रहा है और ये अनवरत 3 तारीख तक चलेगा, जिसमें कि प्रमुख तौर पर जो हमारे जो रेडी वाले हैं, पटरी वाले हैं और जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनको हम इसमें उनके छोटे छोटे जो सामान बनाते हैं ख़ास तौर पर दिवाली के अवसर पर, और अन्य भी जो सजावट के सामान हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, उसके लिए उनको एक उचित प्लेटफॉर्म मिले। निश्चित रूप से पब्लिक को जहां पता हो वहां पे उनको लोग आएँ। इसके लिए यहां पे रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन लगातार होगा और उन सभी को मौका दिया गया जिससे एक जगह, एक स्थित जगह पर लोग अपने सामानों की बिक्री कर सकें और बाकी जो पब्लिक है वो खरीदारी भी कर सके और उसका लाभ भी ले सके। अच्छा, जिस तरह से फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है, एक हफ्ते लगातार कई त्यौहार पे त्यौहार रहेंगे, तो क्या और ऐसे इंतजाम, चूंकि कोरोना काल से अभी हम लोग गुजरे ही हैं, तो और किस तरह के इंतजाम यहाँ किए जा रहे हैं कि जिससे सेफ्टी भी हो सके और काम भी हो सके? नहीं, पूरे सभी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए ही सारे आयोजन किए जा रहे हैं। बड़ी सी जगह पर बहुत सारी लोगों को मौका दिया गया है स्टॉल्स लगाने का। इसी तरह से हमारे जो इटावा नगर पालिका है वहाँ पर भी बहुत बड़े पंडाल में इसका आयोजन हो रहा है, जिससे कि बहुत दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पब्लिक इसका लाभ भी ले सके। कोविड का जो दौर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस भी रही हैं, तो उनको भी ध्यान में रखते हुए भी और पब्लिक को उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयोजन हो रहा है। तो ये इटावा की जिलाधिकारी श्रुति सिंह है, जिनका कहना है कि जहां एक तरफ जो लोग बेसिक लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं, उन लोगों को लेकर एक स्टॉल का लेकर इटावा की तीनों नगर पालिकाओं में कार्यक्रम किए जा रहे हैं और जो मेले का आयोजन किया गया है उसमें कोविड का भी ख्याल रखा गया है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए इन मेलों का आयोजन कराया जा रहा है। कैमरामैन सुनील परासर के साथ अमित मिश्रा, इंडिया न्यूज इटावा। बाराबंकी जिले में शासन के निर्देश पर भव्य दीपावली मेले का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन जिले में आज 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक होगा और 3 दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बीजेपी सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने दीप जलाकर मेले का शुभारंभ किया। मेले का नोडल ईओ नगर पालिका व पीओ डूडा को बनाया गया है। इस मेले का आयोजन शहर के GCI ऑडिटोरियम में किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के 75 जिलों में विकास दीपोत्सव मेले का आगाज किया गया, तो वहीं बिजनौर में नुमाइश ग्राउंड में यूपी परिवहन मंत्री अशोक कटारिया द्वारा मेले का फीता काटकर विकास दीपोत्सव मेले का उद्घाटन किया गया। 4 नवंबर तक चलने वाले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें शहर की जनता द्वारा कार्यक्रमों का भरपूर आनंद लिया जाएगा। लखनऊ में दीपावली से पहले परिवहन निगम के संविदा कर्मियों ने कार्य बहिष्कार का ऐलान किया। इस कार्य बहिष्कार से प्रदेश भर के परिवहन निगम के हजारों संविदा कर्मी, रोडवेज कर्मी शामिल होंगे, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया। क्या कुछ जानकारी मिली है, आइए आपको दिखाते हैं।
यूपी रोडवेज में करीब 15 सालों से काम कर रहे हैं और साफ तौर पे अगर बात करें तो जो संविदा कर्मी है चालक प्रचालक आज से रात से ये चक्का जाम करने की स्थिति में आ गए हैं और साफ तौर पे जो नाराजगी है, हालांकि बातचीत हुई है लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। हमारे साथ जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद, उनसे ही बात करेंगे। क्या कुछ नाराजगी है और किस तरह के कदम आप लोग उठाने वाले हैं? अगर हमारी संविदा कर्मचारियों का पूरा निश्चित प्रकार होता रहा और हम लोग की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो विवश होकर हमारी पहली मांग है कि संविदा कर्मचारियों को एक समयबद्ध तरीके से नियमित कर दिया जाए, चरणबद्ध तरीके से। दूसरी मांग है कि जो प्रत्येक वर्ष 10 पैसा वृद्धि होना था, 10%, वह 5 साल हो गए नहीं हुए हैं। इसी प्रकार में कुछ समझदार भाई गलत तरीके से जो निकालेगा उन्हें एक अवसर दे दिया जाए, पुनः वापस कर लिया जाए और डेली मुख्यालय का चक्कर काट रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर हम लोगों ने पत्रक डाला। अगर हमारी बातें नहीं मानी जाती हैं और हमारी चीज़ों पर नहीं ध्यान दिया जाता है तो आज मध्य रात्रि से यानी तो हम लोग स्ट्राइक पर चले जाएंगे। कितना फर्क पड़ेगा इससे परिवहन विभाग की जो यात्रा करते हैं लोग, कितनी बसें चलेंगी? लगभग यह मानकर चलिए 85% चालक प्रचालक संविदा संचालन में चार्ज हैं और यह अगर संविदा चालक प्रचालक एकजुट होकर खड़े हो गए तो यह मानकर चलिए सिर्फ 10 से 5% संचालन संभव हो पाएगा कि हो, वो भी नहीं हो सकता है। दीपावली भी करीब है और दीपावली के दौरान तमाम सारे लोग हैं वो यात्रा करेंगे, यानी कि कोई एक शहर से दूसरे शहर जाएगा क्योंकि ट्रेन से जाने के लिए रिजर्वेशन जरूरी है। हालांकि बस ही एक ऐसा साधन पड़ता है, आसान साधन, जिसके जरिए आदमी जा सकता है। ऐसे में अगर जो आपकी नाराज़गी है, चक्का जाम करते हैं, तो कैसे देखते हैं? नहीं, लोगों को परेशानी भी होगी। देखिए, हम प्रदेश सरकार और प्रदेश की जनता के साथ में हैं। अभी हमने 12 सूत्रीय मांग पत्र मैंने निगम मुख्यालय को सौंपा था, जिसके विरोध में अभी 26 तारीख को हमने सीमित लोग कर्मचारियों को बुला करके, जो हमारे पदाधिकारी थे, इसीलिए मैं 26 तारीख को मैं नहीं चाहता हूं कि जनता को कोई असुविधा हो, इसलिए हमने अपने सीमित पदाधिकारियों को बुला करके और 26 तारीख में अपना विरोध दर्ज किया था। हम निगम मुख्यालय के स्तर से राज्य सरकार तक अपनी बातें पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारे निगम का भी नुकसान ना हो, जनता को असुविधा भी ना हो और राज्य सरकार की कोई छवि भी धूमिल ना हो। कोई बातचीत वगैरह हुई है अभी तक? देखिए, निगम मुख्यालय द्वारा हमारी बातों पर 1-2 बार बात किया, लेकिन वो हमारी बातों को सुनने को तैयार नहीं है, जिससे मजबूर होकर के हम आज रात के 12 बजे से कार्य बहिष्कार के लिए बाध्य हो रहे हैं। अभी भी मेरा निगम मुख्यालय से और राज्य सरकार से अनुरोध है कि दीपावली जैसा महान पर्व आ रहा है, हमारे जनताओं को, हमारे देश के नागरिकों को, प्रदेश के नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, हमारी मांगों पर विचार किया जाए। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि किसी तरह की कोई औद्योगिक अशांति फैले। हमारे नियमितीकरण के लिए एक अस्थायी व्यवस्था बनाई जाए, जिस तरह से कर्नाटक में, उत्तराखंड में व्यवस्था बनाई गई, धीरे धीरे करके संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण हो चुका है, वैसे एक व्यवस्था हमारे यहाँ बनाई है। साफ तौर पर ये देखना होगा कि अब इसको लेकर जो परिवहन के अधिकारी हैं वो क्या कुछ फैसला करते हैं। रवि कुमार, इंडिया न्यूज, लखनऊ। तो यहाँ आपको बता दें कि आगरा में हो रही आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है, तो वहीं शहरवासियों की ट्रैफिक समस्या भी पुलिस के लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बनी हुई है। इन्हीं सब समस्याओं से शहरवासियों को निजात दिलवाना नवागत एसएसपी सुधीर कुमार सिंह के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। कैसे चुनौतियों का सामना होगा, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने एसएसपी सुधीर कुमार से खास बातचीत की है। आप भी सुनिए इस दौरान क्या कुछ कहा है एसएसपी सुधीर कुमार ने। नमस्कार, मैं हूं रिंकी उपाध्याय और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज। आज हमारे साथ हैं आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह। हालांकि उन्होंने भी 4 दिन पहले ही आगरा का चार्ज संभाला है। आइए हम इनसे पूछ लेते हैं किस तरीके से आगरा को देखना चाहते हैं, क्योंकि आगरा में काफ़ी साइबर क्राइम भी बढ़ रहा है। नमस्कार सर, आपका इंडियन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। अभी आपने आगरा को नया चार्ज संभाला है, आगरा में भी आए हैं, तो किस तरीके से आप आगरा को देखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साइबर क्राइम काफ़ी बढ़ता है? देखिए, आगरा एक टूरिस्ट प्लेस है और इंडिया के ही नहीं भारत विदेश के काफ़ी लोग यहाँ ताजमहल देखने आते हैं। आगरा एक वैसे भी काफ़ी बड़ा एरिया है जनपद के रूप में और सीमाएं इसकी काफ़ी मिली हुई हैं, तो यहाँ का जो क्राइम पैटर्न है वो दूसरे जनपदों से अलग है। जैसा भी आपने कहा, साइबर क्राइम यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मैंने अभी चार्ज लिया है, अभी जो भी इस तरह की चीज़ें होंगी अभी मुझे देखना है। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, उसके लिए यहाँ पर परिक्षेत्रीय साइबर जो थाना है वो बना हुआ है और साइबर सेल भी बने हुए हैं, महिला साइबर सेल भी बना हुआ है। इस तरह साइबर के जो केसेस हैं उनके लिए निश्चित रूप से अलग अलग जो हमारी थाने हैं और जो सेल्स हैं वो हैं। जो भी समस्याएं आ रही हैं उनको हम निस्तारित कर रहे हैं और आगे जो भी आएंगे उसको भी निस्तारित करेंगे। इस संबंध सर, आगरा की एक समस्या और है जो कि ट्रैफिक।
आगरा में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगता है, जगह जगह बच्चे स्कूल टाइम से नहीं पहुंच पाते, हम लोग भी घर जाने आने में टाइम हो जाते हैं, तो उसके लिए आपने क्या इंतजाम आगे पुख्ता इंतजाम क्या करेंगे आप? देखिए अभी पहले से भी ट्रैफिक को दुरुस्त करने की कार्रवाई चल रही थी और अभी आपने देखा हो मेट्रो का काम चल रहा है, जो स्मार्ट सिटी बन रहा है उसका बहुत सारा काम चल रहा है, जल की विभिन्न स्कीम्स चल रही हैं, तो उससे शहर जगह जगह हमारा ट्रैफिक कहीं खुद रहा है, कहीं बन रहा है, तो उससे ट्रैफिक बाधित होता है। इसके लिए अलग से पहले भी 10 चौराहे चिन्हित किए गए थे, उससे ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था बनाई गई थी। मैंने अभी अपने आने के बाद अगले दिन एक मीटिंग ली थी पूरे ट्रैफिक कर्मियों की, और ट्रैफिक को कैसे सुधारा जाए उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त मैंने एक और सुझाव दिया था कि जो हमारे कर्मचारी चौराहों पे लगते हैं, लगभग 1 महीने की ड्यूटी उनकी लगती है, जो अधिकारी लगते हैं उनकी ड्यूटी लगती है, वो अपनी ड्यूटी के बाद एक सुझाव दें कि उसमें उन्हें ट्रैफिक कंट्रोल करने में क्या असुविधा हो रही है और कैसे आगे उसे बेहतर बनाया जाता है, उस पर मैं इम्प्लीमेंटेशन उसका मैं करूँगा। चूंकि तो ये थे हमारे साथ आगरा के एसएसपी सुधीर कुमार सिंह, और इनका ये कहना है कि हालांकि आगरा की सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत है, अच्छी है, और भी आगे मजबूत करने की हम कोशिश करेंगे, नारी शक्ति मिशन को आगे ले जाएंगे, और ये इनका कहना है कि आगरा को और भी बेहतर बनाएंगे। आगरा से रिंकी उपाध्याय, इंडिया न्यूज। महंगाई की मार जहां पर पूरा देश झेल रहा है, वहीं इसकी जद में कोई अछूता नहीं है। रोजमर्रा के इस्तेमाल में की जाने वाली हर चीज आसमान छू रही है, और जहां एक और आम इंसान का अपना घर चलान पाना महंगाई के दौर में मुश्किल हो रहा है, तो वहीं सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर भी महंगाई की मार का असर दिख रहा है। स्कूलों में चल रही मध्याह्न भोजन योजना पर भी महंगाई का असर देखने को मिला। कानपुर देहात में तमाम स्कूलों में पढ़ रहे शिक्षकों की माने तो इतनी महंगाई में इतने कम पैसे की लागत से बच्चों को पौष्टिक आहार व भोजन उपलब्ध करा पाना नामुमकिन सा हो गया है। शिक्षकों का साफ कहना है कि दाल पहले 70 से 80 रुपए किलो के भाव में व सरसों का तेल 125 के भाव में उपलब्ध हो जाता था, लेकिन मौजूदा स्थिति में अरहर की दाल 100 रुपए को पार कर गई है। सरसों का तेल जो है वो भी 200 रुपए के आंकड़े को छू चुका है, और कुछ शिक्षकों का ये भी कहना है कि वह सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि सरकार या तो महंगाई को कम करे या फिर बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाले मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली कन्वर्जन कॉस्ट की कीमत बढ़ा दी जाए। वहीं BASA का कहना है कि महंगाई का कोई असर नहीं है। तमाम शिक्षकों को भी ये बात कहना चाहते हैं कि हर शिक्षक ये चाह रहा है कि हम पोषण युक्त बच्चों को भोजन उपलब्ध कराएं, लेकिन जो धनराशि वर्तमान समय में उपलब्ध कराई जा रही है उसमें बच्चों पे पोषण युक्त थाली पहुंचाना असंभव हो रहा है। और प्रॉब्लम तो बहुत होती है, जो भी हम लोगों को कन्वर्जन कॉस्ट मिली हुई है उसमें प्रैक्टिकली बच्चों को उनकी प्लेट्स में वो क्वालिटी ऑफ फूड लाना मतलब जस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि चावल दाल या सिर्फ सब्जियों की बात करें जिसमें हम लोगों को इंस्ट्रक्शंस हैं कि दाल और सब्जियां बहुत उसमें एम्पल मात्रा में होनी चाहिए, लेकिन उसमें टमाटर ही अगर एग्जांपल लें तो 120 रुपए किलो है, और इतने बच्चे ऑलमोस्ट 301 एनरोल्ड हैं, जिसमें 250 सवा 200 तो मिनिमम आ ही जाते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल हो पाता है कि उस कन्वर्जन कॉस्ट में हम बच्चों को वो क्वालिटी ऑफ